नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 53 से लेकर 56 तक, जो कि कक्षा 9 विज्ञान साइंस की कार्य पुस्तिका है। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। देखिए गया, सबसे पहले कार्यपत्रक अपन 53 सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अगले अपन कार्यपत्रक देखेंगे। तो देखो यहाँ पर विषय वस्तु है ध्वनि। विषय वस्तु आपका हो जाएगा ध्वनि, अधिगम बिंदु हो जाएगा श्रव्य व अश्रव्य ध्वनि, ठीक है। देखिएगा, अपन प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द भरकर आपको तो उचित शब्द भरकर आपको अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द भरकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा पहला कि मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि अच्छी लगती है बुरी लगती है, आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छी लगती है बुरी लगती है, मच्छर की जो कंपन ध्वनि है वो किसको अच्छी लगेगी भैया, तो यहाँ पर तो बुरी आएगा, क्या आएगा, बुरी। दूसरा देखिएगा कि रेलवे स्टेशन पर जब रेल उच्च ध्वनि से हॉर्न बजाती है जो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि यह आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच से अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अधिक आएगा, क्या आएगा, अधिक। तो आप अधिक कीजिएगा यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ज है, इसमें हर्ज क्या है बताओ, हर्ज क्या हो जाएगा, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे अपन, प्रश्न संख्या 3 है कि 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या यह पॉइंट सही है क्या? 20 हर्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि होती है, क्या ये सही है क्या? 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि प्रश्रव्य ध्वनि कहलाती है, क्या ये सही है? मच्छरों की अपने कान के पास बिन बिनाने से उत्पन्न ध्वनि प्रश्रव्य ध्वनि होती है क्या ये सही है? देखो, सही कथन आपको बताना है, क्या आपका ए व डी सही है, क्या आपके ए बी या डी सही है, या ए बी सी तीनों सही हैं, या फिर ए बी सी डी चारों सही है? बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, सटीक आंसर आपका सी होगा, ठीक है। तो आप इसमें सी भरेंगे, ऑप्शन से, ठीक है। ए और बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखेंगे अपना अगला, कार्यपत्रक 54 है। कार्यपत्रक 54 देखिएगा, विषय वस्तु ध्वनि और अधिगम बिंदु हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। देखते हैं अपन, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ऐसे ध्वनि स्रोत हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा जानते हैं कि टेलीविजन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, वाहन हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगी, इत्यादि स्रोत ऐसे हैं जो कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर ये लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वाद्य यंत्रों की जो ध्वनियाँ सुनना अच्छी लगती होगी, जैसे कि हारमोनियम हो जाएगा, मजीरा हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, ढोलक आदि यहाँ पर वाद्य यंत्र आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? बताओ, शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर होता है? भैया, शोर तो सबको ही प्रिय लगता होगा, मधुर संगीत तो सबको लुभाता है, ठीक है। उत्तर अपन लिखेंगे कि शोर एक अप्रिय संगीत है एवं मधुर संगीत हमारे मन भाने वाले तथा अच्छे संगीत होते हैं जो हमारा मनोरंजन करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपन तेज ऐसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से अपन जानते हैं। कैसा प्रदूषण होगा बेटा? ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे अपन, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, आप यदि लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहे तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिएगा, आपको एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा प्रश्न। तो देखो, इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे। उच्च रक्तचाप की जैसी मतलब क्या हो सकता है? तनाव, चिड़चिड़ापन यहाँ पर हो सकता है, अनिद्रा रोग, श्रवण शाक्त हरास या बहरापन हो सकता है, आदि का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। देखो, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा रोग, श्रवण शाक्त का ह्रास और बहरापन आदि का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। छठा प्रश्न है,
आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को अपन कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? देखिएगा, इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि आवासीय जो क्षेत्र होते हैं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के किनारे पर हम वृक्ष लगाएंगे, साथ ही घरों में पेड़ पौधे लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित कर अपन सकते हैं। ठीक है, तो सातवें छठे प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। अगला देखेंगे, अपना सातवां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण से आपके अंग हो जाएंगे, तो कान हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो ये जो चीजें दे रखी हैं यहाँ पर, कान, मस्तिष्क, हृदय, ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 55 है। विषय वस्तु हो जाएगी खाद्य संसाधनों में सुधार, और अधिकतम बिंदु हो जाएगा खरीफ, रबी एवं खरीफ की फसलें। उम्मीद करता हूं रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के बारे में आपने पढ़ा होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? बताइए, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें यहाँ पर बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में आपकी बाजरा हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मूंगफली, मूंग आदि फसलें यहाँ पर बोई जाती है, जिसको खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसको खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है, शीत ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती है? तो शीत ऋतु में गेहूं हो जाएगा, चना, मटर, जौ, सरसों आदि यहाँ पर फसलें बोई जाती है, जिसको अपन रबी की फसल कहते हैं। शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें आपकी रबी की फसलें हो जाएगी। वर्षा ऋतु में बोने जाने वाली आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। एक फसल और होती है जो जायद की फसल है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें अपन खरीफ की फसल कहते हैं, और वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है उन्हें अपन रबी की फसल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सारे आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं अपन पांचवा प्रश्न कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून माह के बीच कौन सी फसलें बोई जाती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जायद की फसल जो कि मार्च से जून के बीच में बोई जाती है, जैसे कि ककड़ी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, जायद फसल इसको कहा जाता है। छठा प्रश्न देखेंगे अपन, 4 जायद फसलों के नाम आपको बताने हैं, तो वो ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और खीरा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सातवां प्रश्न देखेंगे अपन। सातवां प्रश्न है, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? बताओ, यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीच जल की प्रचुरता नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण क्या है? जल की प्रचुरता जो है वो नष्ट हो जाएगी। ओके, आठवां प्रश्न है कि धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जाता? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगाकर वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कार्यपत्रक 55 जरूर समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, कार्यपत्रक 56 है। विषय वस्तु खाद्य संसाधनों में सुधार, अधिगम बिंदु, फसल पद्धतियों एवं पैटर्न। जो फसल पद्धतियाँ होती है उसका पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले अपन जब फसल बोते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, फिर उसके बाद में कौन सा कार्य अपन करते हैं, तो उसके बारे में है। पहला प्रश्न देखेंगे कि फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को क्रमानुसार आपको बताना है। सबसे पहले अपन मिट्टी तैयार करते हैं, फिर हल चलाते हैं, फिर बुआई का कार्य करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई का कार्य, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ठीक है, किसान का बच्चा सब चीज़ें ये जानता है। तो आगे देखते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है कि आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम लिखिएगा। तो सबको पता है, तो फावड़ा हो जाएगा, कुदाली, घेती हो जाएगा और हल यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि कृषि औजारों के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? नाम लिखिएगा। तो एक तो कल्टीवेटर हो जाएगा और एक यहाँ पर हल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन चौथा प्रश्न। देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम लिखिएगा। तो पहला आपका हो जाएगा बेटा कि सीड ड्रिल और परंपरागत कीप यहाँ पर हो जाएंगे, जो बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कहलाते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक तो कल्टीवेटर पर आपको टिप्पणी लिखनी है और सीड ड्रिल के बारे में आपको बताना है, इस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कल्टीवेटर पर अपन टिप्पणी लिख लेते हैं। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में भी इसका उपयोग
किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल के क्या क्या कार्य हैं, तो देखो ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा फसलों की बुआई की जाने वाली कतारों की दूरी कम या अधिक करने की सुविधा रहती है कि बीज की मात्रा को फसल के अनुसार नियंत्रित किया जा सके। इस उपकरण से उचित अंतर तथा उचित गहराई पर बीजों की बुआई की जा सकती है। ठीक है, तो ये थे अपने कार्यपत्रक 53 से लेकर 56 तक, जो कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से यहाँ पर मिल सके। ठीक है, लाइक जरूर करना है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी आपको करना है। धन्यवाद।